Now let's see how voltmeter works. देखिए, मान लीजिए आपके पास एक रेजिस्टर है और आपने इसको एक सेल से लगा दिया, है ना। इस सेल से लगाया, ये रेजिस्टर आर है और आपको चाहिए कि आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो अक्रॉस दिस रेजिस्टर। तो आपने एक पैरेलल में वोल्टमीटर लगा दिया, ऐसे करते हो आप, छोटे में ही सिखाया गया आपको। तो मान लीजिए आपके सेल में से करंट आया और यहाँ करंट चला गया और कुछ वोल्टमीटर में गया और कुछ गया इस रेजिस्टर में। अब आपको जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर जो है वो कितना मिला, I2R। चलिए अब आप ऐसा करिए, वोल्टमीटर मत लगाइए, तो आप नाप नहीं सकते। वोल्टमीटर भी लगाओगे तो नापोगे कैसे। तो अब I पूरा करंट लेकिन रजिस्टर में जाएगा, तो अब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर कितना है, I इंटू आर, और खोल के देखें तो कितना है, I1 प्लस I2 इंटू आर। इससे साफ जाहिर हो गया कि हमारे वोल्टमीटर ने सही वैल्यू नहीं बताई। इसे बोलते हैं वोल्टमीटर की लिमिटेशन। और कितने से वैल्यू रह गई, आप सॉल्व करके देख लीजिए कि मान लीजिए इसको हम एक्चुअल मान रहे हैं तो इसको V डैश मान लेते हैं I2R को। सो जो एरर आई हमारे वो आई V माइनस V डैश, दैट इज I1 प्लस I2 इंटू आर माइनस I2R। तो I1R हमारी जो एरर है डेल्टा V वो आई। तो एरर को दूर कैसे किया जाए। प्रॉब्लम ये है कि वोल्टमीटर हैज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, इसीलिए रखी जाती है रेजिस्टेंस, हैज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। और उसकी हाई रेजिस्टेंस इसीलिए रखी जाती है ताकि वो मिनिमम करंट ले। मिनिमम I1 की वैल्यू इतनी कम हो कि हमारा आंसर जो है वो काफी करीब आए एक्चुअल आंसर, यानी कि I1 जो है, तो अगर वेरी हाई रेजिस्टेंस रखेंगे तो I1 विल बी ऑलमोस्ट 0, ताकि हमारी एरर जो है वो बिल्कुल ना के बराबर आए। पर अल्टीमेटली ऐसा हो तो सकता नहीं है, क्योंकि अगर वोल्टमीटर की बात करें तो वोल्टमीटर में एक सुई होती है जो ऐसे से ऐसे मूव करती है। अब खुद तो मूव कर नहीं जाएगी, अगर कभी खुद मूव करे तो वहां से चले जाना, इसका मतलब वो दिव्य शक्ति काम कर रही है। वो काम कैसे करती है, उसके अंदर करंट भेजा जाता है। तो ये सुई जो हिलती है ये किसी भूत प्रेत पिशाच की वजह से नहीं हिलती, ये करंट भेजना पड़ता है। मात्र एक सुई को हिलाने के लिए करंट नामामूली होता है, अग्रीड, पर हमको एक्यूरेट आंसर तो नहीं मिला ना। इसीलिए कहते हैं कि आइडियल वोल्टमीटर जो होता है, आइडियल वोल्टमीटर, उसकी रेजिस्टेंस होती है इनफाइनाइट, ताकि उसके अंदर करंट जो है वो 0 हो जाए। पर तो हाइपोथेटिकल तरह की बात हो गई ना, मतलब इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा ना। लेकिन चलो मान लिया कि वोल्टमीटर क्या करता है, अक्रॉस द टर्मिनल्स पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करता है। अब हमने क्या किया, पहले तो पता लगे कि वोल्टमीटर कारागार नहीं है इस काम करने में, क्योंकि वोल्टमीटर खुद एक करंट से चलता है कि नहीं। आगे देखते हैं। तो हमने सोचा कि यार इसको सेल के अक्रॉस लगा लेते हैं, इसको हम सेल के अक्रॉस लगा लेते हैं ऐसे, तो हमें सेल की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल दे देगा। प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए सेल का चलना जरूरी है। अगर कोई सर्किट हम बना भी दें ऐसा, है ना, तो उसके लिए सेल का चलना जरूरी, यानी कि सेल में से करंट आना जरूरी है, तभी तो ऐसा होगा। फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी कि जब सेल चल रहा होता है, व्हेन सेल इज यूज्ड, the potential difference across its terminal is not EMF। अब EMF नहीं है तो मतलब वोल्टमीटर को चलाने के लिए सेल का चलना जरूरी इसलिए है क्योंकि वोल्टमीटर बिना करंट के चलता नहीं है ना। तो और उस वक्त हमारे जब सेल यूज हो रहा होता है तो
सेल के अंदर से करंट निकल के आता है ना, और अंदर उसके क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। तो जब सेल के अंदर से करंट निकल के आता, हम पहले बता चुके हैं आपको, तब अक्रॉस द सेल जो टर्मिनल्स होते हैं उनके अक्रॉस हमको ईएमएफ नहीं मिलती, हमको ईएमएफ से थोड़ी कम वैल्यू मिलती है। तो ये कुछ लिमिटेशन है जिसमें फेल हो जाता है वोल्टमीटर का मेथड टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ सेल, एंड दैट इज द रीजन वी यूज पोटेंशियोमीटर। क्योंकि पोटेंशियोमीटर की बेहतरीन बात यह है कि वो नल मेथड पे काम करता है। नल मेथड मतलब होता है जब करंट जीरो होता है तब हमको रीडिंग मिलती है ईएमएफ की, यानी कि जब सेल यूज नहीं हो रहा होता तभी हमको रीडिंग मिल रही होती है। ये तो चाहिए यार, क्या बेहतरीन मैकेनिज्म है कि हमें रीडिंग, हमें एक सर्किट चल भी रहा है और अभी रीडिंग भी मिल रही है और वो ईएमएफ है। तो अब देखते हैं पोटेंशियोमीटर ऐसा कर कैसे पाता है। तो आप ध्यान देते हैं कि वोल्टमीटर के फेल होने के बाद नाउ वी नो व्हाई वी आर स्टडीइंग पोटेंशियोमीटर। सो लेट्स सी, ये हमारा पोटेंशियोमीटर है। कैसे बनते हैं, एक सर्किट को देखें। इसमें ये ड्राइवर बैटरी है, इसको हम डैश से दिखाते हैं, और ये रियोस्टेट है। हम हर चीज का आपको रीजन बताएंगे क्यों लगाया जा रहा है। और ये एमीटर है, और ये सब मिलके क्या करते हैं, ये सब मिलके पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट बनाते हैं। So now we have got the primary circuit of the potential. So now we have a driver battery, a rheostat and an ammeter. इन सबके अपने अपने फंक्शन है। इसका तो फंक्शन मेन है, ऑब्वियसली इट ड्राइव्स द सर्किट। और हमें एमीटर का बस यही यूज है कि जब लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अलग अलग वैल्यूज चाहिए ना। We need at least 3 and more than 3 is very good values to finally come to a conclusion. So we need different currents, and to have different currents we need a setup to give us different currents, and for that we need rheostat. Rheostat के mainly दो function होते हैं, to be used as a potential divider और to be used to vary the current. यहाँ पे उसका यूज जो हो रहा है वो to vary the current के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो हमारा ये एमीटर अलग अलग वैल्यूज देता रहेगा, हम नोट डाउन करते रहेंगे। देखिए एमीटर में जो करंट है उसका पूरे सर्किट में कोई काम नहीं है, मतलब एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई काम नहीं होता उसका। एक्सपेरिमेंट के दौरान काम नहीं होता, लेकिन जब न्यूमेरिकल पेपर पे करते हैं तो काम होता है उसका। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट हम एक बार भी देखते भी नहीं है कि एमीटर की कोई रिक्वायरमेंट हो, कि हमें आंसर थ्रू आई दिखता है। एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है कि पेन नहीं चलाना है, ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो ये आपका पूरा का पूरा जो हो गया प्राइमरी सर्किट हो गया जो रन करता है। और ये हमारा जो हो गया पोटेंशियोमीटर वायर है, कितने भी मीटर का हो सकता है, 0 से 10 मीटर तक के मैंने देखे। मतलब 0 मीटर का क्यों होगा, आई मीन 5 मीटर का नॉर्मली स्कूल में पाया जाता है, और 10 मीटर का भी होता है। ज्यादातर मैंने 4 से 5 मीटर के ही देखे हैं, और एक आध स्कूल में मैंने 10 मीटर का भी देखा था। अच्छा रहता है 10 मीटर हो अगर, तो उससे ज्यादा संभावना रहती है, ज्यादा वैल्यूज ऑफ वोल्ट तक हम आंसर निकाल सकते हैं। खैर आप दो पोटेंशियोमीटर को सीरीज में भी लगा सकते हैं, तो 5 + 5 10 हो जाएगा। तो ध्यान रखें पूरा जो वायर है ये पोटेंशियोमीटर वायर है, और ये नाइक्रोम का बनता है। मतलब कोई भी एक अलॉय ले लीजिए, क्योंकि अलॉय में जो अल्फा है वो बहुत कम होता है, तो उससे फायदा रहता है कि अल्फा के कम होने की वजह से रेजिस्टिविटी में वेरिएशन नहीं होता। हमने आपको पहले भी पढ़ाया है ये बात कि अल्फा के कम होने की वजह से रेजिस्टिविटी वेरिएशन विद टेम्परेचर ना के बराबर हो जाता है। अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है, 10⁻⁵ डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स के ऑर्डर की होती है। तो दैट इज द रीजन वी यूज नाइक्रोम वायर एंड इट्स अ रजिस्टर। अब आपको हैबिट होगी रजिस्टर हमेशा पहाड़ बनाने की, पर यहाँ तक इतने सारे पहाड़ बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा। अब जो सेकेंडरी सर्किट है उसमें हम लगाते हैं वो सेल जो हमें नापना है, और हम गैल्वेमीटर लगाते हैं साथ में, क्योंकि वो फिर बताएगा कि करंट कब 0 है, क्योंकि जब 0 करंट होगा तभी हमको आंसर मिलेगा। खैर वो बताते हैं कैसे हो रहा है ये सब। और ध्यान रखना पोटेंशियोमीटर एक्चुअली में समझ में तभी आएगा पूरी तरीके से जब इसके न्यूमेरिकल कर लेंगे 5-6 अलग अलग प्रकार के, तब आप क्लियर पूरी तरीके से हो जाएगा। अभी मैं पूरी कोशिश करूंगा थियरी से जितना हो सके। इसको मान लेते हैं हम ई, ये ई डैश हो गया, ये ई हो गया। अब देखिए
हमारा ये टर्मिनल जो है इसको मान लेता हूँ स्मॉल ए और इस टर्मिनल को मान लेता हूँ स्मॉल बी। आप बताइए क्या ए और स्मॉल ए और कैपिटल ए के बीच में कोई रेजिस्टेंस लगी है? नहीं। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल ए पर है स्मॉल ए पर, वही पोटेंशियल बी पर है, क्या बोल रहा हूँ, ए पर है ना। ये पोटेंशियल यहाँ है, वो पोटेंशियल यहाँ है। और ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जो बी है और ये जो जे है इनके बीच में कुछ नहीं लगा है, तो ये गैलोमीटर लगा है, बिल्कुल लगा है गैलोमीटर। और इसी वजह से हम यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट देखेंगे जहां पर करंट गैलोमीटर में जीरो हो जाए। और जो करंट गैलोमीटर में जीरो हो जाएगा, जब करंट गैल्वेनोमीटर में जीरो हो जाएगा, इसका मतलब हमने इस तार पर वो पॉइंट खोज लिया है जहां पे जो पोटेंशियल है और ये नेगेटिव जो पोटेंशियल है वो बराबर हो चुकी है, इसलिए करंट अब आना जाना बंद हो गया है ना। तो हम क्या करते हैं, ये तो पोटेंशियल एग्जैक्टली सेल की पोटेंशियल हो गई, तो एक तरह से हम इस पॉइंट को मान सकते हैं सेल का पॉजिटिव प्लेट। और फिर हम यहाँ पे चौकी मूव करा के वो पॉइंट ढूंढते हैं जो सेल के नेगेटिव प्लेट के बराबर हो जाए। तो जैसे ही सेल के नेगेटिव प्लेट के बराबर Vj हो जाता है, Vj, करंट यहाँ जीरो हो जाएगा। तो वो जो पॉइंट है, सपोज इसी पॉइंट पर करंट का नेगेटिव प्लेट की पोटेंशियल यहाँ पे Vb आ गई है सपोज, और यहाँ पे हमें पता कैसे चला, करंट जीरो देख के पता चला। इसका मतलब जो पॉइंट ए और जे हैं वो हमें दिखाते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल है और ये जो है जे पॉइंट है वो एक तरह से इट इज नाउ बिहेविंग लाइक अ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। तो इस वायर में जो कि किसी रेजिस्टेंस का तो होगा ना, इस पूरे वायर की रेजिस्टेंस अगर R1 मान लो मैं RAB को मैं R मान लूं, तो RAJ को R डैश मान सकता हूं ना। तो ये मान लो इस पूरे रेजिस्टेंस की वायर की रेजिस्टेंस कितनी, R डैश, यानी कि VAJ जो कि होगा जो भी करंट इसमें जा रहा है I, देखो इसमें मान लो हमें बैटरी ने कितना करंट दिया, ऑक्सिलरी बैटरी भी बोल सकते हैं, एक्यूमुलेटर भी बोल सकते हैं, और ड्राइवर सेल भी बोलते हैं उसको, या ड्राइवर बैटरी, वही तो करंट जा रहा है, क्योंकि यहां से तो कोई करंट ही नहीं है ना, इसमें तो जीरो हो गया, तो सिर्फ सेल का ही करंट जा रहा है, ऊपर वाले सेल का I, तो IR डैश ये हो जाएगी आपकी EMF ऑफ सेल। तो मेन हमारा मुद्दा ये रहता है कि जब हम जॉकी को मूव करा रहे होते हैं सर्किट में, तो ये तो ऑलरेडी फिट हो गया भाई, ए के बराबर है, ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ऑलरेडी सेट हो चुका है कि सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है। अब जॉकी से हम क्या करते हैं, हम ये फाइंड करते हैं ऐसा पॉइंट जो नेगेटिव टर्मिनल और ये वाला पॉइंट बिल्कुल बराबर हो जाए। तो ऑब्वियसली वो दो पॉइंट जो होंगे वो सेल के नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेंगे। तो एक तरह से ये सेल है और आपको आंसर मिल गया। पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे कोई R डैश निकालना नहीं होता, यहाँ पे हमको लेंथ निकालनी होती है, ठीक है। तो हमें तो R डैश नहीं मिलेगा ना, ऐसे हमें तो लेंथ मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि EMF जो है, भाई करंट तो कांस्टेंट है, करंट तो फिक्स हो गया ना, वो प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, लेंथ। और यही हमारा मेन सिद्धांत है पोटेंशियोमीटर का, पोटेंशियो। और मैं प्रूव भी कर दूंगा इस बात को कि कैसे ये एक्सप्रेशन आता है कि EMF जो है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। उसके लिए बहुत जरूरी बात क्या है जानना, लेट अस सी। आप देख सकते हैं कि V इक्वल्स टू IR होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओम्स लॉ तो होता है प्रोपोर्शनल टू V, देन व्हेन यू राइट इट इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन यू कॉल इट V इक्वल्स टू IR। ऑलवेज रिमेंबर V इक्वल्स टू IR इज नॉट ओम्स लॉ, ठीक है। इट्स एन इक्वेशन which has come out from Ohm's law and it is applicable anywhere। हम इवन सेमीकंडक्टर में भी इसको यूज कर लेते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस के हिसाब से हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन यूनिवर्सल है, पर ओम्स लॉ यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल मतलब होता है कहीं भी यूज कर लेना है, जैसे कैपिटल, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इट्स यूनिवर्सल। लेकिन ओम्स लॉ यूनिवर्सल नहीं, बिकॉज दिस I प्रोपोर्शनल टू V जो होता है ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता, पर V इक्वल्स टू IR ये हर जगह एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब आप देखिएगा इसमें, अगर हम रो को R को खोलें तो R को पता है रो L बाय A होता है। नाउ इफ करंट इज यूनिफॉर्म, करंट कांस्टेंट है, करंट वेरी नहीं करना चाहिए, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट बोल सकते हो। दूसरा, if area of cross section is uniform,
या कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट हो, और रो तो कांस्टेंट होता ही हो, इसीलिए तो अला यूज कर रहे हैं, तो रो की बात नहीं करेंगे, वो बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट है। तो अगर ये दो आई और ए कांस्टेंट कर दिए जाए, वो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट है, तो एक एक करके दोनों ये तीनों पैरामीटर्स मछली बन जाएंगे। देखो मछली बना आई, रो भी मछली बना, ए बी, सब मछली बन गए, तो क्या आया बी प्रोपोर्शनल टू एल। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अंडर दिस कंडीशन दैट व्हेन करंट इज कांस्टेंट, area of cross section is uniform, only then you can say that the EMF is proportional to length। तो अब इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो इतने से मैं समझा रहा था, लेट्स राइट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। It says that when a uniform current passes through a wire of length L having uniform area of cross section, then the potential difference across that length is proportional to that length, proportional to that length। ये लीजिए, तो यही मैंने लिखा है कि जब आई ए कांस्टेंट होंगे, रो बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट है, तब जितनी लेंथ होगी पोटेंशियल डिफरेंस उसी लेंथ के अक्रॉस जो है प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। ठीक है, फिर पढ़ लेते हैं। मैंने यूनिफॉर्म करंट पासेस थ्रू अ वायर, तो मैंने एक एक करके देखो इनको कांस्टेंट बनाया, तो वही डेफिनेशन में भी आ गया है। व्हेन यूनिफॉर्म करंट पासेस थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ L हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो देखिए यहां पे होता क्या है, ये हमारा प्राइमरी सेल है और ये हमारा सेकेंडरी सेल है। हमने इसको गैलमीटर से लगा दिया, और ये हमारी जॉकी है, ये ए एंड है, बी एंड है, ये यूएफ है, ये ई डैश है। वी नीड अ रियोस्टैट एंड वी नीड एन एमीटर टू नोट द करंट एट व्हिच वी आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट। तो सपोज हम ये जो मान लो ये हमारा पॉइंट था जिसपे एक्चुअली में हमें ईएमएफ के बराबर मिलना चाहिए, यानी कि यहां तक ईएमएफ की वैल्यू आ जानी चाहिए थी, लेकिन हम आगे चले गए। ठीक है, हमको पहले से पता रहता नहीं है, तो स्लाइड करते हैं। अब मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि गैल्वेनोमीटर की नीडल इधर और इधर क्यों होती है, और आपको हमेशा आंसर उसी, क्योंकि देखो पोटेंशियोमीटर वायर में 10 मीटर का वायर होता है, 10 मीटर तक की जो लेंथ नहीं होगी एक एपरेटस की, तो ट्रक में लाना पड़ जाएगा। तो क्या होता है, 1 मीटर के 10 वायर या 5 वायर होते हैं ऐसे। तो हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में, मतलब कनेक्टेड रहते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, सांप की तरह कनेक्टेड रहते हैं ऐसे, मान लीजिए कनेक्टेड रहते हैं, उसकी टेंशन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम 5 वायर में ऐसे ऐसे खेलते रहेंगे। हम हर वायर में एक एंड और दूसरे एंड में ऐसे जॉकी रखते हैं, ऐसे ऐसे रखा, ऐसे रखा, फिर ऐसे रखा, फिर ऐसे रखा। जिस वायर में दो तरफ डिफ्लेक्शन मिलता है, गारंटी हो जाती है उसी वायर में बैलेंस पॉइंट है। ठीक है, इसका वजह यह है कि मान लीजिए आप पार निकल गए, अगर आप पार निकल गए तो एक तरह से हुआ ये कि आपका जो ये वाला सेल है वो डोमिनेट कर गया और उसने इधर करंट भेज दिया। ये सुनो, पार कर गए ना आप। तो अब जो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो तो ईएमएफ से ज्यादा हो गई, क्योंकि ईएमएफ तो यहाँ खत्म हो गया था इस सेल का। अगर आपने पार निकल गया, इसका मतलब अब जो ये वोल्टेज है ईएमएफ से ज्यादा है, तो ये वाला करंट जो है डोमिनेट कर जाएगा इस सेल को और एंटर कर जाएगा, और जो करंट यहाँ एंटर करके नीडल को इधर मूव करा देगा। और अगर आपने, यानी कि ऐसे कंडीशन में द करंट इन दिस सेकेंडरी सर्किट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, एंड व्हेन यू आर समवेयर हियर, अगर आप पीछे कहीं हो तो ऐसे में ये वाला सेल फिर अपनी तरफ डोमिनेट करेगा, क्योंकि इस सेल की जो वोल्टेज है वो इस वायर के वो यहां से यहां तक की वोल्टेज से ज्यादा है ना। तो मैं दोबारा बना देता हूं डायग्राम।
ये लीजिए, तो अगर मान लीजिए ये हमारा जॉकी है यहाँ पे, ठीक है, और ये हमारा एक्चुअल पॉइंट है, और मान लो किसी वक्त हमारा जॉकी यहाँ पे है, तो ये और ए और जे के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो वी मान लो, वो भी ई से कम है, क्योंकि ये तो यहाँ पे नल पॉइंट यहाँ पे है ना, नल पॉइंट वो तो यहाँ पर बैच होगा। ऐसे में हमारा जो ईएमएफ है ये वाला ई डैश, ये इस वाले बीच जाता है, तो यहां से करंट यहाँ एंटर कर जाएगा ऐसे तरीके से, तो क्लॉकवाइज होगा। तो ऐसे में आप डायरेक्शन देख पा रहे हैं कि नीडल के अपोजिट हो रहे हैं। तो जब हम अब के उस पॉइंट से आगे होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि एजे की वैल्यू ई से ज्यादा है, एजे के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई से ज्यादा है, तो यहाँ पे करंट एंटर करके ऐसे गोल घूमेगा। और अगर हम इस पॉइंट के पहले हैं तो फिर ये वाला सेल, क्योंकि इस वोल्टेज से ज्यादा हो गया तो अपना करंट को एंटर करा देगा। लेकिन जब आप इस नल पॉइंट पर हो गए तो ये वाला टर्मिनल इसके बराबर, ये वाला टर्मिनल इसके बराबर, करंट यहाँ जीरो हो जाएगा, और करंट जीरो होते ही हमको मिल जाएगा ईएमएफ ऑफ सेल। इस वक्त सेल भी यूज नहीं हो रहा, सेल में से कोई करंट ड्रॉन भी नहीं हो रहा, तो जो भी हमें वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी, ईएमएफ ऑफ सेल। हमें अब टर्मिनल वोल्टेज नहीं मिलेगी, यानी कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगी, हमें एक्चुअल ईएमएफ मिलेगा। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं कि आफ्टर ऑल निकाले कैसे इसको। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कि इस पूरे वायर में कितना वोल्टेज जा रहा है, ठीक है। लेट अस सी, सपोज हम सेटअप बनाने जा रहे हैं, ये रियोस्टेट है, ये एमीटर है, बना लिया सेटअप। अभी सेकेंडरी नहीं लगा रहा, ए और बी, यहां पे क्या है, ई डैश ड्राइवर बैटरी। मान लो रियोस्टेट की रेजिस्टेंस इस पोटेंशियोमीटर वायर रेजिस्टेंस के सामने ना के बराबर है, नहीं काउंट कर रहे, तो यानी कि ई डैश का पूरा जो वोल्टेज है कहां जाएगा, पोटेंशियोमीटर वायर में, यस और नो। तो पूरा का पूरा वोल्टेज ई डैश का पोटेंशियोमीटर वायर में जाएगा, यानी कि पूरी एल लेंथ में ई डैश वोल्टेज चला जाएगा। तो 1 यूनिट लेंथ में कितना जाएगा, ई बाई एल, यानी कि नॉर्मली क्या होता है कि हम इनको सेंटीमीटर्स में लेते हैं, तो ये मतलब 1 सेंटीमीटर पे ई डैश बाई एल वोल्ट पर सेंटीमीटर की पोटेंशियल डिफरेंस आएगी, यानी कि 1 सेंटीमीटर पे ई डैश बाई एल, 2 सेंटीमीटर पे 2 टाइम्स ई डैश बाई एल, क्योंकि 2 सेंटीमीटर पे क्या होगा, 2 ई डैश बाई एल, है ना। तो ऐसे करते करते 3 ई डैश बाई एल, 4 ई डैश बाई एल एंड सो ऑन, इस तरीके से वोल्टेज गिरती चली जाएगी। यानी कि अगर हमें ये चीज पता चल जाए ई डैश बाई एल क्या होती है, तो फिर हम बहुत आसानी से अननोन ईएमएफ निकाल सकते हैं। कैसे, पहली बात तो जान लीजिए, जो 1 सेंटीमीटर पे हम वोल्टेज कितनी गिर गई है वो निकालते हैं, उसे बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। नाउ वंस यू नो द पोटेंशियल ग्रेडियंट, इट बिकम्स वेरी इजी टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ अननोन सेल। तो आप सेकेंडरी सर्किट लेकर आए और आपने यहाँ पे कहीं 70 सेंटीमीटर पे जाके, सपोज मान लो 100 सेंटीमीटर का था, 70 सेंटीमीटर पे जाके आपने बैलेंस कर दिया, तो कैसे निकालोगे भाई, 1 सेंटीमीटर पे था ई डैश बाई एल, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं, तो 70 सेंटीमीटर पे कितना होगा, के इंटू 70। तो अल्टीमेटली ई अननोन निकालने का बेसिक फॉर्मूला आ गया, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ बैलेंस्ड, बैलेंस्ड बाई लेंथ, लेंथ बैलेंस्ड। ये कहानी यहां खत्म हो जाती है कि हमने अननोन ईएमएफ कैसे निकाला। अब बात करते हैं हम कंपैरिजन ऑफ सेल। अब कंपैरिजन ऑफ सेल की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा ड्राइवर सेल है ई डैश, रियोस्टेट ये है, और हमारा एमीटर ये है। तो मान लीजिए हमें 2 सेल लगा दिए, एक सेल ये है और एक और हमने उसी टर्मिनल से 2 सेल लगा दिए। एक 2 वे की आती है हमारे लैब में, ऐसे होती है वो 2 वे की, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ होता है, यहाँ पे एक जगह होती है होल बीच में 2, तो और यहां से हम लगाते हैं गैल्वेनोमीटर। जब हम इस जगह पर कनेक्टर लगाते हैं उसे की बोलते हैं, की मेटालिक होती है जो एक कनेक्शन बना देती है, और इसको छोड़ देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हमारा सिर्फ इवन कनेक्शन में रहता है, देखो ऐसे ये इवन कनेक्शन में है ना,
तो फिर उसकी रीडिंग आएगी। बस मान लो रीडिंग मिल गई हमको यहाँ पे, सिर्फ उसकी रीडिंग आएगी। और मान लो ये लेंथ कितनी L1, तो E1 इज इक्वल टू KL1, पता ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ। इसी तरह जब हम इसमें से K हटा के इसमें लगा देंगे कि हमें केवल E2 मिलेगा, KL2। तो हमने कंपेयर कैसे किया, E1 by E2 is equals to L1 by L2, and that is the final answer. So this is the second application of potentiometer, that you can compare the EMF cells if you don't want to find out the actual value. ध्यान रखें हमारे प्रैक्टिकल्स में एक्चुअल वैल्यू निकालना है ही नहीं, कंपैरिजन ही है। एक्चुअल वैल्यू निकालने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बताता हूँ क्या। Why एक्चुअल वैल्यू निकालना is a big problem? It is a big problem because you have to connect a rheostat for your experiments. Yes or no? You have to connect the rheostat for the experiments, and problem ये है कि हम इस बात को नेग्लिजेंट मान रहे हैं कि rheostat जो वोल्टेज ले जाएगा वो ना के बराबर है, और पूरी की पूरी ई डैश यहाँ मिल जाएगी। तो पहले कदम पे हमारा कदम डगमगा जाएंगे कि हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को ई डैश बाय एल नहीं लिख सकते, क्योंकि ई डैश का कुछ हिस्सा rheostat ले जाएगा। ये एक प्रॉब्लम है। तो हम उसको नजरअंदाज प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं कर सकते, थ्योरेटिकली कर रहे हैं। तो हमें आइडिया ही मिलेगा फिर वोल्टमीटर क्या हो रहा था, है ना। इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम सामने आती है अगर आप रियोस्टेट की रेजिस्टेंस जानते हैं। अगर अब रियोस्टेट की ओवरऑल सबको पता रहती है, एक सिलेंडर पीस होता है गोल गोल, उसमें आप स्लाइड करते हैं, ऐसे रहता है ना रियोस्टेट, ऐसे यहाँ 0 से 60 ओम्स तक लिखा रहता है उस पर। लेकिन आपको क्या पता कि यार यहाँ से यहाँ तक कितना रेजिस्टेंस है, वो तो नहीं लिखा रहता, कोई स्केल भी मेंशन नहीं है। अगर हमको पता चल जाए भैया यहाँ रियोस्टेट की जितनी आप वैल्यू कनेक्ट किए उतना रेजिस्टेंस है, फिर तो ये फुल प्रूफ तरीका है। या फिर आप रेजिस्टेंस बॉक्स यूज कर लो। कुछ लोग क्या करते हैं, अब ऐसा नहीं है कि असंभव है निकालना EMF ऑफ सेल, नहीं, फिर आप रियोस्टेट मत यूज करिए, फिर आप रेजिस्टेंस बॉक्स यूज करिए। ठीक है, आपको पता तो रहे कि आप कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हो इसमें, ताकि आप फिर उतना सा I into R करके हटा दो और रिमेनिंग AB वैल्यू को दे दो, तो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट ठीक से निकल आएगा। बाकी कोई इशू नहीं है, बाकी तो बिल्कुल नॉर्मल है। मेन प्रॉब्लम पोटेंशियल ग्रेडियंट की। तो एक बार और सीख गए होंगे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट के अलावा नहीं है अगर, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे। अब बात आती है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने की सेल की। ये कैसे होता है देखते हैं। तो मान लीजिए आपने ई डैश ले लिया और रियोस्टेट तो मस्ट है, और ये एमीटर ये लीजिए, ये A और B। तो हमको पता है जब सेल यूज नहीं होता तो हमको क्या मिलता है, EMF। हम क्या करते हैं, यहाँ तो हमें EMF मिल गया, मान लीजिए लेंथ मिल गई हमको L1, तो E इज इक्वल टू KL1 आ गया। अब क्या किया हमने, सेल के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, अच्छी खासी रेजिस्टेंस का, और की से उसे कनेक्ट कर दिया। ये की है, बंद करती कनेक्ट हो जाएगा। तो जब हम EMF निकालें तो हम ऐसे जोड़ेंगे नहीं, लेकिन अब EMF निकाल लिया। अब जरा आप जोड़ दो तो क्या होगा, करंट भले ही यहां से और यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, पर करंट तो दौड़ने लग गया ना। यहाँ तो उसके पास इजाजत है, परमिशन है इस बैटरी को, अननोन बैटरी को करंट बेचने की, दे दिया उसने रेजिस्टेंस बॉक्स का एस से दिखा दो। तो इसमें मतलब ये हुआ कि सेल अब यूज होने लग गया, और जब सेल यूज होता है तो आपको पता है कि उसके अक्रॉस VB माइनस VA इज नॉट EMF बट टर्मिनल वोल्टेज नोन एज V, E माइनस IR। सेल अब यूज हो रहा है और वही बड़े सेल पार्ट से करंट निकल रहा है, तो E माइनस I इंटू स्मॉल r, where small r is the internal resistance of cell, internal resistance of cell। ये तो हमारा हो गया। तो हमको ये कनेक्ट करते जो रीडिंग मिल रही है ना, वो इंटरनल वो हमें मिल रही टर्मिनल वोल्टेज। तो यानी कि E हो गया KL1 और टर्मिनल वोल्टेज क्या हो गया KL2। ऑब्वियसली वो हमेशा टर्मिनल वोल्टेज जब सेल यूज हो रहा होता है तो कम होती है, तो कम वैल्यू पे जाके वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और हमें जो आंसर मिलेगा वो टर्मिनल वोल्टेज होगी। तो अगर मैं E बाई V को डिवाइड करूं तो L1 बाई L2 होता है, ये सब। फिर E बाई V माइनस 1 करूं तो हो जाएगा L1 बाई L2 माइनस 1। फिर मैं E बाई V माइनस 1 को कैपिटल R से मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। यहाँ पे हमने S लिया है, एक्सटर्नल रजिस्टर को हमने S ले लिया है। ये आप याद करिए ये क्या चीज थी, ये तो था इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू S। तो देखिए यहाँ पे हमने आंसर निकाल लिया बाय द मेथड ऑफ कंपैरिजन। तो ऐसे हमारे पोटेंशियोमीटर के तीनों के तीनों एप्लीकेशंस खत्म होते हैं। इसको 2-3 बार देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ न्यूमेरिकल्स के बाद ही ये संपूर्णता से क्लियर होगा। अब बात करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट के फायदे की।
देखिए ये मेरा सेल है, सिग्निफिकेंस देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट कितनी बड़ी सिग्निफिकेंस है। ई डैश और ये मान लीजिए मेरा सेल 2 वोल्ट का है, फिर मैंने मान लिया कि रियोस्टेट में कोई वोल्टेज नहीं गई और ए बी वायर जो है वो 10 मीटर का है, 0 एंड 10 मीटर, ठीक है। तो 10 मीटर में कितना गया 2 वोल्ट, 1 मीटर में कितना गया 2/10, दैट इज 0.2 वोल्ट पर मीटर। अब मान लो आप सेंटीमीटर में निकालना चाहते हो, सेंटीमीटर में निकाल लो। तो 100 सेंटीमीटर में कितना है, मतलब 1 मीटर को मैं लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर, रहेगा तो 2/10 ही, ये सो नो। पर मैं अगर 1 सेंटीमीटर बोलूँ तो 2/1000 हो जाएगा, यानी कि 0.002 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये बहुत अच्छा पोटेंशियल ग्रेडियंट है। कितना है 2 × 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर, दैट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी कि हर सेंटीमीटर पे कितने की गिरावट होती है 0.002 वोल्ट की, या आसान भाषा में 2 मिली वोल्ट की गिरावट होती है हर 1 सेंटीमीटर पे। तो जैसा कि मैं कह रहा था, सॉरी फोन बंद हो जाता है। जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर आप 2 मिली वोल्ट का सेल लेके बैठे हैं, 2 मिली वोल्ट आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट था ना, कि आपका 2 वोल्ट की बैटरी थी और हमने रियोस्टेट को देखा कि कुछ भी नहीं ले रहा है, ना के बराबर है, और ये 10 मीटर का आपका 10 मीटर की आपकी लेंथ है इसकी पोटेंशियोमीटर वायर की। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या आया, पूरा 2 जा रहा है ना इसमें, और 10 यानी कि 0.2 वोल्ट पर मीटर। और अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना जाएगा 0.2 वोल्ट अपॉन मीटर को लिख लें 100 सेंटीमीटर, दिस विल 0.002 वोल्ट पर सेंटीमीटर, या आप लिख सकते हो 2 × 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर, या और आसान भाषा में 2 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो 2 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर आ जाता है। अच्छा खासा पोटेंशियल ग्रेडियंट है। पर मुझे अगर कोई इंसान कहता है कि यार मेरे सेल की वैल्यू जो है वो 2 माइक्रोवोल्ट है, मतलब कहता नहीं है, कहेगा पहले से पता तो फायदा क्या करने का। मान लो बाय चांस कोई व्यक्ति मेरे पास एक सेल लेकर आता है नापने के लिए, पर उसकी वैल्यू 2 माइक्रोवोल्ट थी, क्या मैं नाप पाऊंगा इससे? क्यों? क्योंकि एक ही सेंटीमीटर पे, मान लो 1 सेंटीमीटर है, इस पे 2 माइक्रो मिली वोल्ट खत्म हो गया। अब माइक्रो तो इससे 1000 गुना कम हुआ ना, तो 1000 गुना कैसे मैं चौकी रखूंगा? उसकी पिन इतनी मोटी होती है कि 1 सेंटीमीटर घेर लेती है, वैसे भी नहीं घेर लेती तो 1000 गुना कैसे कम करता। इससे बात सामने आ गई कि पोटेंशियोमीटर का मेन एम्फेसिस ये होता है, पोटेंशियोमीटर पहली बात तो सामने आनी स्टार्ट बन के लिखेंगे, इज मेनली टू फाइंड स्मॉल ईएमएफ्स। मेन फंक्शन ये होता है स्मॉल ईएमएफ्स। और दूसरा ये है एंड इट इज नेसेसरी टू हैव अ पोटेंशियोमीटर टू हैव वेरी लो वैल्यूज ऑफ के, वेरी लो वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, कम वैल्यू होनी चाहिए पोटेंशियल ग्रेडियंट की। जैसे कि अगर मान लो हमें टाइप 2 माइक्रोवोल्ट चाहिए होता, और मैंने मान लो एक ऐसा पोटेंशियोमीटर बनाया होता जिसकी 1 मान लो नैनो वोल्ट पर सेंटीमीटर है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितनी कम हो गई 1 नैनो वोल्ट पर सेंटीमीटर। नैनो मतलब 1 माइक्रो ले लो, अभी के लिए 1 माइक्रो ले लो, वैसे आपको 1 माइक्रो अच्छा नहीं रहेगा, फिर भी समझाने के लिए काफी है। 1 माइक्रो वोल्ट पर सेंटीमीटर ले लिया, तो उससे फायदा ये होगा कि 1 सेंटीमीटर पे 1 माइक्रो वोल्ट मिल जाएगा, 2 सेंटीमीटर पे 2 माइक्रो वोल्ट मिल जाएगा, तो आपका 2 सेंटीमीटर पे सेल बैलेंस हो जाएगा और आपको अपनी वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि छोटे सेल को निकालने का अगर मेन उद्देश्य होता है पोटेंशियोमीटर का, तो उसका फिर के भी छोटा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने क्यों बोला कि 1 माइक्रो वोल्ट इतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने सेल ही इतना छोटा लिया है। 2 सेंटीमीटर पे कभी बैलेंस नहीं होता सेल, अगर कर रहे हो तो उसमें अच्छी बात नहीं है, हमेशा मध्य थोड़ा सा आगे जाकर बैलेंस होना चाहिए। 2 सेंटीमीटर बहुत कम डिस्टेंस है बैलेंस करने के लिए, सो इट्स नॉट अ गुड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसलिए मैंने नैनो ले लिया था, नैनो ले लेते तो 1000 पे जाके बैलेंस होता, तो वो बेटर है। तो नैनो की जगह आप थोड़ा सा नैनो भी मत लीजिए, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर का मतलब वो 10 मीटर, तो बिल्कुल कोने पर भी बैलेंस नहीं होना चाहिए। तो बीच में के लिए आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पे नैनो और माइक्रो के बीच में आपको लेना चाहिए, तो आपका कहीं 700-800 बैलेंस होगा, तो बहुत बढ़िया बात है। तो आप ये के छोटा कैसे करेंगे? के तो छोटा करना जरूरी हो गया ना, फिर तो पोटेंशियोमीटर तो मेन काम ईएमएफ निकालना है, वही छोटी वाली। तो उसके लिए तरीका है, बहुत आसानी से आप
के को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ध्यान से देखना क्या क्या कर सकते हो। देखो सपोज 2 वोल्ट का सेल है और आपने क्या किया, आपका पूरा 2 वोल्ट यहां से यहां जा रहा था, रियोस्टेट और एमीटर पूरा 2 वोल्ट यहां से जा रहा था। आप नहीं चाहते 2 वोल्ट जाए, आप नहीं चाहते, आप चाहते हो यहाँ पे जाए 10 की पावर -6 वोल्ट, आप ये चाहते हो, ये सब नो। तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको एक रेजिस्टर लगाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों सीरीज में। आपको एक रेजिस्टर लगाना पड़ेगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टर, जिसकी वोल्टेज बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि रेजिस्टेंस में मान लीजिए R1 और R2 है तो करंट सेम रहता है, तो I1 R1 इक्वल्स करंट सेम है, I1 इक्वल्स टू I2 दैट इज V1 बाय R1 इक्वल्स टू V2 बाय R2। क्या सीखा हमने कि वोल्टेज रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड होती है। आप चाहते हैं 10 पावर -6 वोल्ट जाए, वो भी 2 का, तो हमें कैसा एक्सटर्नल रेजिस्टर लेना चाहिए जो कितना वोल्टेज ले जाए, 2 - 10 पावर -6। सोचो कितना, हम चाहते हैं कि इतना बड़ा रेजिस्टर लगा दें जो इतना सारा वोल्टेज ले जाए, 2 का इतना बड़ा हिस्सा ले जाए कि यहाँ बचने को केवल 1 माइक्रो वोल्ट हो। तो ये फिर आपके हाथ में आ गया ना, कितना रेजिस्टर लगाओगे, ये आप पे डिपेंड कर गया। तो लेवल बहुत इजी है, फिर तो लगा लो, क्या हो गया V1 बाई V2 इज इक्वल्स टू R1 एक्सटर्नल अपॉन R2 मान लो पोटेंशियोमीटर। तो V1 बाई V2 कितना, V1 यहाँ पे कितना जाना चाहिए, 2 - 10 की पावर -6, नीचे कितना जाना चाहिए 10 की पावर -6, ऊपर कितना जाना चाहिए वो निकाल लेंगे, R2 पता होगा हमें, ऑब्वियसली पता रहता है, ठीक है। तो अब आपके देखो R1 वैल्यू आ गई 2 × 10 की पावर -6 अपॉन 10 पावर -6 इंटू R2, 2 - 10 की पावर -6 अपॉन 10 पावर -6 इज इक्वल्स टू R1 बाय R2। अगर 2 में से 10 पावर -6 घटाना ना के बराबर है तो आप 2 में 2 को इसको निगलेक्ट कर दीजिए, तो R1 कितना आ गया 2 अपॉन 10 की पावर -6 इंटू R2, यानी कि R1 आ गया 2 10 पावर +6 इंटू R2। यानी कि आप कितना बड़ा रेजिस्टर लगाना है, देख रहे हो, पोटेंशियोमीटर वायर का जितना भी रेजिस्टेंस है उससे 20 लाख ज्यादा रेजिस्टेंस लगा के रखना है, काम हो जाएगा आपका। अब वो सारी की सारी वोल्टेज वो ले जाएगा, छोड़ेगा केवल 10 पावर -6। अब बड़े मजे से आप 10 पावर -6 को जब उसकी लेंथ से डिवाइड करोगे, जो कि 10 मीटर थी, और आप सेंटीमीटर में करना चाहोगे तो लो 1 नैनो माइक्रो वोल्ट पर सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा, 1 नैनो वोल्ट पर सेंटीमीटर मिल जाएगा आपको। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा वैल्यू है और ये बहुत कम पोटेंशियल ग्रेडियंट है। मैं बस एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ कि अगर आपको कम करना है पोटेंशियल ग्रेडियंट को तो उसका तरीका क्या है, तो तरीके फाइनली लिख लेते हैं और फिर यहाँ पोटेंशियोमीटर हमारा थियोरेटिकली खत्म हो जाएगा। हाउ टू रिड्यूस की, इसको एक तरीके से और बोला जाता है इसी क्वेश्चन को, हाउ टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, ऐसे बोला जाता है। सेंसिटिविटी का मतलब होता है कम से कम चीज को भी नाप लेना। सेंसिटिव लोग कैसे होते हैं, छोटी छोटी बात को बुरा मान जाते हैं। तो मान लीजिए आपके अब के क्या होता है आपका V/L, के आपको अगर घटाना है तो L को बढ़ाना पड़ेगा। तो एक तरीका मिल गया बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो अब क्लियर हो गया वो क्यों कह रहा था मैं 10 मीटर वाला बेस्ट होता है, क्योंकि उसकी लेंथ ज्यादा होती है। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, बाय कनेक्टिंग अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, कनेक्टिंग अ वेरी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। तो हमने ग्राफ क्यों बनाया, एक्चुअली V वर्सेस L का ग्राफ है। तो अगर मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए ग्राफ बनाऊं तो देखिए इसका जो स्लोप है tan थीटा वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर है। सपोज मेरे पास 2 पोटेंशियोमीटर है P एंड Q, मुझे कौन सा बेटर लगता है, कौन सा बेटर है Q, क्योंकि जिसका K कम उसका स्लोप कम, वो बेटर पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पे आई विल सिलेक्ट Q पोटेंशियोमीटर as it has lesser K and hence potentiometer is more sensitive। तो ये सारी कहानी पोटेंशियोमीटर के बारे में है।
आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाना है ताकि वो मैक्सिमम वोल्टेज खा जाए, मिनिमम छोड़े ताकि पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हम लैब में करते भी हैं। तो अब से अब जब भी आप बुक्स में देखेंगे ना, आपको देखना डायग्राम जो मिलेगा वो अक्सर यहाँ पे भी रेजिस्टर लगा रहता है। वो अपनी मर्जी होती है कि घटाना हो बढ़ाना हो तो लगा के रखते हैं वो लोग। खैर अब इस पे सवाल करेंगे तो हम और संभावनाएं देखेंगे। सवाल बहुत डिफरेंट होते हैं, थ्योरेटिकली तो कवर कर दिया मैंने, पर क्वेश्चंस काफी डिफरेंट होते हैं पोटेंशियोमीटर के, और अच्छे होते हैं और काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं एक लेवल के बाद। तो हम सारे तरीके की वैरायटी, कम से कम मैं 10 शायद वैरायटी लूंगा और आपको 10 क्वेश्चन से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।